नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदर एग्जाम क्रैकर पर। इससे पिछली क्लास में हमने 150 नंबर तक के सभी क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया था। अब हम बात करेंगे इसमें 151 नंबर क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक तत्व किससे प्रेरित हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किससे प्रेरित हैं? वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे एग्जाम है, ठीक है, इन सभी एग्जामों के लिए और जहां भी पॉलिटी सब्जेक्ट से यानी पॉलिटी सब्जेक्ट का जहां भी सिलेबस है वहां ये 100% काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर किया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो सामाजिक और आर्थिक जो है लोकतंत्र स्थापित करते हैं। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक है, यानी ऑप्शन पहला आपका सही है। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो किसी भी राज्य को मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, ये किसी भी राज्य को मार्गदर्शन देते हैं ताकि वह नागरिकों के कल्याण के लिए सही नीतियां बना सके। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी राज्य के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू क्यों नहीं किया जा सकता है? नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू क्यों नहीं किया जा सकता है? तो क्यों नहीं लागू किया जा सकता है? आपका ऑप्शन पहला, वे संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। हाँ, ये चीज सही है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये संवैधानिक नहीं है। ऑप्शन बी, वे केवल नैतिक मार्गदर्शन देते हैं। हाँ, ये भी सही है। ये केवल जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये केवल नैतिक मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, वे सरकार की नीतियों पर निर्भर करते हैं। हाँ, ये भी सही है। ये सरकार की नीतियों पर निर्भर करते हैं। यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन डी लिख लेते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी लगा लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो भारतीय संघात्मक की जो विशेषता है वो क्या है? दोहरी सरकार। ठीक है, ये भारतीय संघात्मक व्यवस्था का क्या मतलब है? दोहरी सरकार। ठीक है, दोहरी सरकार मतलब केंद्र और राज्य में। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है, तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य दो सरकारें मौजूद होती हैं। ठीक है, ये क्या है? दो सरकारें मौजूद होती हैं और उनके बीच में विभाजन भी होता है। ठीक है, विभाजन किस चीज का? शक्तियों का विभाजन। ठीक है, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। यानी आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, दोहरी सरकार, केंद्र और राज्य। तो केंद्र और राज्य के बीच में क्या है? शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघात्मक व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग कौन सा है? भाग है 11। ठीक है, भाग 11 है। चीज को याद रखना। देखो, इसको ऐसे समझो कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था का उल्लेख जो है वो भाग 11 में किया गया है। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच क्या बताया गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, ठीक, शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किन सूचियों में किया गया है? ठीक है, तो संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का जो विभाजन है वो किन सूचियों में किया गया है? तो वो कौन कौन सी सूचियां हैं? ऑप्शन पहला, केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची। यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, वित्तीय, विधायी, कार्यकारी ये गलत है। ठीक है, आपका ऑप्शन पहला सही है, केंद्रीय और राज्य प्लस समवर्ती सूची। ठीक है, तो आपका ये आंसर सही है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा जानते हैं तो देखो, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में, इस चीज को याद रखना। 7वीं अनुसूची में संघात्मक व्यवस्था में जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 सूचियों में किया गया है। ठीक है, वो 3 सूची कौन कौन सी हैं? ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी। ठीक है, पहली समवर्ती सूची है, दूसरी राज्यवर्ती सूची है, तीसरी केंद्रीय। ठीक है, देखो, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, केंद्र सरकार केवल केंद्रीय सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। इतना आप याद रखना है। जो केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार सिर्फ
केंद्रीय सूची में शामिल जो विषय हैं उन पर ये कानून बना सकती है। अब केंद्र में कौन-कौन से विषय हैं इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, ठीक है? उसी प्रकार राज्य भी काम करेगी अपना, ठीक है? और उसी प्रकार समवर्ती सूची भी काम करेगी, ठीक? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघात्मक व्यवस्था में विवाद होने पर किसकी सत्ता सर्वोच्च मानी जाती है? तो किसकी सत्ता सर्वोच्च मानी जाती है? उच्चतम न्यायालय की, यानी आपका ऑप्शन सी सही है, उच्चतम न्यायालय। संघात्मक व्यवस्था में यदि केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो, ठीक है, तो उसकी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाता है, ठीक है। उसकी सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था किससे प्रेरित मानी जाती है? तो जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से? वो ब्रिटिश एकात्मक मॉडल से, ठीक है, ब्रिटिश एकात्मक मॉडल से। तो आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या उद्देश्य होता है? मौलिक नागरिक जो होते हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो किसके द्वारा की जाती है? आपका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति, ठीक है, नहीं, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुरक्षित है? न्यायपालिका जो है वो उसकी जो स्वतंत्रता है वो कौन से अनुच्छेद में सुरक्षित है? तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 50 में सुरक्षित की गई है, ठीक है। यह अनुच्छेद न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन की बात करता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की अवधि कैसे निर्धारित की जाती है? तो ये कैसे निर्धारित की जाती है? आपका ऑप्शन है पहला आजीवन नियुक्ति, दूसरा 65 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तीसरी ऑप्शन क्या है? 62 वर्ष की आयु तक। डी क्या है? बी और सी दोनों, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या है? 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, ये सही है, ठीक है। और 62 वर्ष की आयु तक, सी सही है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों है, ठीक है, पहला नहीं है। आजीवन नियुक्ति नहीं होती, ये चीज आप भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना, तो इसे मार्क कर लो। तो इसकी बात करें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका दोनों से क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। जैसे हमारे देश में न्यायपालिका है, विधायिका है और कार्यपालिका है। तो न्यायपालिका जो होती है वो विधायिका विधायिका और कार्यपालिका से अलग होती है, ठीक है। क्या होती है? अलग होती है। अलग का मतलब स्वतंत्र होती है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पहला है न्यायपालिका विधायिका से स्वतंत्र है, यानी ये भी सही है। दूसरा न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ये भी सही है, ठीक है। इसी कारण से न्यायपालिका है, ठीक है, वो निर्णय लेने में निष्पक्ष है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन ये भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या लगाओगे? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 165। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 13, ठीक है। ऑप्शन पहले में क्या है? आर्टिकल 13। ऑप्शन दूसरे में है आर्टिकल 32। ऑप्शन सी आर्टिकल 226। तो हमसे क्या पूछा है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, ठीक है। ये तो तीनों में दिया गया है, ठीक है, ये क्या है? तीनों में दिया गया है, ठीक है। देखो ये ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है, क्योंकि इस तीनों में दिया गया हुआ है, ठीक। देखो एक चीज समझो, देखो न्यायिक जो पुनर्लोकन का अधिकार है, ठीक है, वो भारतीय संविधान में 13, 32 और 226, ठीक है, इसके माध्यम से दिया गया है। तो आर्टिकल जो है, इन आर्टिकल के तहत यदि कोई कानून या फिर कोई जैसे सरकारी आदेश हो गया, ठीक है, तो या तो कोई कानून या फिर कोई सरकारी आदेश, ठीक है, संविधान के विपरीत होता है, ठीक है। विपरीत का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, जो संविधान के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है, जो संविधान की जो बातें लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ना हो, तो विपरीत होता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य क्या है? जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसका उद्देश्य क्या है? आपके ओपन ऑप्शन है संसद के कानूनों की संवैधानिकता की जांच, ठीक है ये भी सही है आपका। ऑप्शन बी कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच, ये भी सही है आपका। मौलिक अधिकारों की रक्षा, ठीक है ये मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है, यानी आपका आंसर उपयुक्त सभी है। डी आंसर आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारत में किससे अपनाई गई है? ठीक है तो किससे अपनाई गई है? अमेरिका से, इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहाँ से अपनाई गई है? अमेरिका से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का उपयोग कौन कर सकता है? तो इसके अधिकार का उपयोग कौन कर सकता है? एक उच्चतम न्यायालय हो गया अपना, एक उच्च न्यायालय हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी, इस चीज को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की सीमा क्या है? ठीक है तो इसकी सीमा क्या है? ऑप्शन पहला, राजनीतिक प्रश्नों की समीक्षा नहीं की जा सकती। ऑप्शन दूसरा, मौलिक अधिकारों के मामलों में सर्वोच्चता। ऑप्शन सी, संविधान संशोधनों की वैधता की जांच। ये तीनों सही हैं, ठीक है, यानी आपका आंसर उपयुक्त सभी है, ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखो ये चीज हमने, ये शायद रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन फिर रिपीट हो चुका है। आपका ऑप्शन पहला है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इस चीज को हमने देखा है भाग 4 के ए में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना है, कुल पूछा है तो कुल कितना है? कुल 11 है, ठीक है। मूल कर्तव्यों की जो संख्या है 11 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में उल्लेखित है? ठीक है, तो मूल कर्तव्य कौन सा आर्टिकल है? 51 का ए, यानी ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो मूल कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए नागरिक स्वयं होता है, ठीक है, नागरिक स्वयं होता है, क्योंकि मूल कर्तव्यों का पालन करवाने की जिम्मेदारी नागरिक पर है, ठीक है, इस चीज का याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, तो संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? 368 में है, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। इन सब का एक्सप्लेनेशन अगली क्लास, जिससे पिछली क्लास उसमें हम कर चुके हैं, ठीक है। 352 के बारे में, 356 के बारे में, ठीक, 368 के बारे में हम बात बहुत डिटेल से कर चुके हैं, ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो किसको है? संसद को होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए गए हैं? ठीक है, तो अगर अब तक की बात करें तो 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन पहला सही है, 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संशोधन मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन सा संशोधन है जो मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है? तो इस चीज़ को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 42वां, ठीक है, 44वां जो संशोधन है ये कब हुआ था? 1971 में, ठीक, 1971 में लागू हुआ था, इस चीज़ को याद रखना, 1971 में लागू हुआ था। इसे मूल संरचना सिद्धांत, जो सिद्धांत से का संबंधित माना जाता है, ठीक है। इस संशोधन के तहत जो है संविधान में किए गए संशोधनों पर क्या हुआ था? न्यायिक पुनरावलोकन की चुनौती दी गई थी, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। हालांकि जो बाद में केशवानंद भारती केस में जो है हो गया था निर्णीत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस मामले में दी जाती है? तो कौन सा मामला है? वो मामला है केशवानंद भारती, ठीक, इसके बारे में अभी अभी हमने जाना, ठीक है, केशवानंद भारती, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी, ठीक, इस चीज़ को याद रखना, 1950 में की गई थी, इस चीज़ को याद रखना अच्छे से, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य जो भारतीय चुनाव के संचालन और नियंत्रण को सुनिश्चित करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग एक है, ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग एक क्या है? आप सभी को पता है, संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 324 है। ठीक, 324 है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, 324 है। ये आपका ऑप्शन सी सही है। देखो, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो 324 में किया गया है, जिसमें आयोग की स्थापना और कार्यों की रूपरेखा दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यों में शामिल है। ठीक है, तो इनके कार्यों में क्या शामिल है? पहला, चुनाव कार्यक्रम में घोषणा। ठीक है, ये भी शामिल है। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना, ये भी शामिल है। ऑप्शन सी, चुनाव आचार संहिता लागू करना। ठीक है, ये तीनों शामिल है, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। आपको पता है ऑप्शन सी, पूंजीवाद शामिल नहीं है। ठीक, इसमें समय ज्यादा नहीं देंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो रहा है। संविधान की प्रस्तावना को किसके द्वारा संशोधित किया गया है? ठीक है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको किसके द्वारा संशोधित किया गया है? वो आपका 42वां संशोधन है। ठीक है, 42वां संशोधन है। ठीक है, इसी के द्वारा किया गया है 1976। ये जो संशोधन है 1976 का है। ठीक है, इसी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को क्या माना गया है? जो संविधान की प्रस्तावना से क्या माना गया है? वो संविधान की आत्मा माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है? संविधान की आत्मा माना गया है, क्योंकि यह संविधान के उद्देश्य और मूल सिद्धांतों और लक्ष्य जो है लक्ष्यों को व्यक्त करता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है। तो भारत क्या है? भारत लोकतंत्र गणराज्य है, ये चीज आपको भी पता है। भारत क्या है? लोकतंत्र गणराज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है? ठीक है, तो वो कौन सा मामला था? मामला ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी था केशवानंद भारती मामला था। इस चीज को आप जानते हैं, केशवानंद भारती मामला था। ठीक, ये मामला 1973 का है। ठीक है, ये मामला 1973 का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जो प्रस्तावना है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, और इसकी जो व्याख्या है संविधान के अन्य हिस्सों के उद्देश्य के आधार पर की जाती है। ये चीज याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली किससे प्रेरित है? तो जो भारतीय संसदीय प्रणाली वो ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित है। ठीक है, किससे है? ब्रिटिश मॉडल से। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेही होते हैं। ठीक है, ऐसे मॉडल में क्या होता है, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और जो मंत्रिपरिषद होती है वो संसद के प्रति क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं। ठीक है,